हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर हम कर रहे हैं 3 जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है वो भी हमने देखा, उसका इम्पोर्टेंस भी देखा एंड उसके बाद हमने देखा फिजिबिलिटी स्टडी। आगे के लेक्चर्स में हमने कर लिया 5 लेक्चर्स में, आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। ठीक है, अभी फिजिबिलिटी स्टडी हमने पढ़ा कि फिजिबिलिटी स्टडी के बेस पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगा। अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कंपनी प्रोजेक्ट करने वाली है वो बनाएगी। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगी एंड फिजिबिलिटी स्टडी कौन करेगा? अलग अलग जो पार्टीज़ है, हम कह सकते हैं फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर सप्लायर है ऑफ इक्विपमेंट्स मटेरियल वगैरह, वो लोग करेंगे फिजिबिलिटी स्टडी और उसके बेसिस पे वो लोग फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अभी ये दोनों ही चीज़ें अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है। अब इनके बीच के डिफरेंसेस क्या होंगे वो हमें इस लेक्चर में स्टडी करना है एंड उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। पहले हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लेते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट उन लोगों ने दिया है मीनिंग। अब ये दोनों ही टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं डिटेल में, तो अभी यहाँ पे हम जल्दी से ओवरव्यू कर लेंगे कि क्या डिफरेंस बिटवीन है दोनों में। सबसे फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग। अभी मीनिंग की बात करें तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इट इज़ अ रिटन रिपोर्ट containing complete information about the proposed project in a summary form। क्या है प्रोजेक्ट रिपोर्ट? एक रिटन डॉक्यूमेंट है। अब वो रिटन डॉक्यूमेंट जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जिसमें रहती है रिलेटेड टू प्रपोज प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट फ्यूचर में होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, नया प्रोडक्ट डेवलप करना है या कोई फीचर ऐड करना है या ब्रांच ओपन करनी है, एडवर्टीजमेंट कैंपेन करना है, एनीथिंग कैन बी अ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उस प्रपोज प्रोजेक्ट का सारी ही रिटर्न डिटेल होगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर। नाउ नेक्स्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट की हम बात करें तो इट इज़ अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, ये भी रिटर्न ही होगा। ऑफ कोर्स ओरली इतनी सारी डिटेल्स डिस्कस नहीं होगी एंड ओरली कुछ कोई चीज़ हम संभाल के भी रिकॉर्ड में भी नहीं रख सकते, तो रिटर्न डॉक्यूमेंट ही होगा। इट इज़ अ रिटर्न डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इन डिटेल the findings of the feasibility study in respect of marketing, finance, etc। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या बताएगा? बनाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, अभी वो फिजिबिलिटी स्टडी में क्या मिलेगा? फाइंडिंग्स मिलेंगे, कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे स्टडी करने, जो रहेंगे रिलेटेड टू मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। सारी चीज़ें उसके अंदर कंसीडर की जाएगी, लीगल एस्पेक्ट देखे जाएंगे एक्सेट्रा, सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट इज हु प्रिपेयर्स। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कौन बनाएगा? फिजिबिलिटी रिपोर्ट कौन बनाएगा? तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय प्रमोटर्स विथ द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। प्रमोटर्स यानी जिसको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, जिसका आइडिया है, वो लोग बन जाएंगे प्रमोटर्स। अभी वो लोग रिपोर्ट बनाएंगे, वो लोग हेल्प भी ले सकते हैं एक्सपर्ट्स की या फिर कंसल्टेंट्स की। क्लियर? नाउ यहाँ पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बात करें तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय प्रमोटर्स और बाय लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। अब इसे भी खुद प्रमोटर बना सकते हैं या फिर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। लैंडिंग यानी कंपनी को जो लोग पैसे देने वाले हैं, सोर्स ऑफ फंड जो रहेगा, वो इंस्टीट्यूशन इसे बनाएंगे ताकि उन्हें पता चले प्रोजेक्ट वायेबल है या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज व्हेन प्रिपेयर्ड। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कब बनाना है? तो यहाँ पे इट इज़ प्रिपेयर्ड इन इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। प्रोजेक्ट जो स्टार्ट होगा उसके पहले, जो प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग करना है उसके पहले ही रिपोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे। यहाँ पे इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर कंडक्टिंग अ फिजिबिलिटी स्टडी। ये कब बनेगा? प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छे से स्टडी किया जाएगा, फिजिबिलिटी स्टडी होगी, अलग अलग कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के, लीगल कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, फाइनेंस कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें दिमाग में रख के प्रोजेक्ट रिपोर्ट को स्टडी किया जाएगा एंड उसके बेसिस पे फिजिबिलिटी स्टडी होगा एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगा।
ठीक है। नेक्स्ट इज बेस, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट प्लान। जो भी कंपनी का प्लानिंग है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, जैसे कि कंपनी ने सोचा है कि हमें टेलीविज़न के थ्रू एडवर्टीज़मेंट कैंपेन करना है, कितना मार्केट कवर करना है, ये सारी चीज़ें जो प्लानिंग की हुई है उसके बेस पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा। नेक्स्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। ये बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फिर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन जाएगा। नाउ यूजफुलनेस, किसको यूजफुल होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट? तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करें तो इट इज़ लाइक अ रेफरेंस गाइड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इट इज़ अ बेसिस फॉर ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम बैंक। अब ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा, प्रमोटर्स क्या करेंगे, इसे यूज़ करेंगे पहला तो एज अ रेफरेंस गाइड। उन्हें जो भी काम करने हैं, एक्टिविटीज़ करनी है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, वो क्या करेंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को रिफ़र करते जाएंगे, राइट। दूसरा कहाँ हेल्प लगेगा, जहाँ से पैसे लेने हैं, लोन लेना है या इन्वेस्टमेंट करवाना है लोगों से, ठीक है, सिक्योरिटीज़ इश्यू करके पैसे लेने हैं, वो सारी जगहों पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट काम लगेगा। यहाँ पे इट इज़ यूजफुल टू फाइंड आउट कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट इज़ रेट ऑफ सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट। अभी ये किस लिए काम लगेगा? जो सामने वाली पार्टी है, जो लोन देने वाली है, इक्विपमेंट सप्लाई करने वाली है, वो लोग फिजिबिलिटी रिपोर्ट देख के एनालाइज करेंगे प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं, कंपनी को पैसे या इक्विपमेंट या रॉ मटेरियल हम दे सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये वहाँ पे यूज़ उसका होगा। नेक्स्ट इज सबमिशन, इट इज़ सबमिटेड टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मेजर इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन फर्म। यहाँ पे जनरली इट इज़ रिटेन्ड बाय इंटरेस्टेड पार्टी दैट कंडक्ट्स फिजिबिलिटी स्टडी। ये लोग यहाँ पे कौन हो आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन्वेस्टर है, वो लोग क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को संभाल के रखेंगे ताकि उन्हें पता चलता रहे कि हमें कंपनी को पैसे, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल देना है कि नहीं देना है, राइट। चलिए नेक्स्ट इज गवर्नमेंट क्लियरेंस। गवर्नमेंट क्लियरेंस जो लेना पड़ता है बिजनेसेस के लिए, तो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट क्लियरेंसेस such as clearance from pollution control board. Feasibility report is not required for government clearance. गवर्नमेंट क्लियरेंस में फिजिबिलिटी रिपोर्ट हेल्प नहीं करेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डिटेल्स, इट गिव्स डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन प्रमोटर्स, इन्वेस्टर्स, कैपिटल एसेट, मार्केटिंग प्लान्स एक्सेट्रा। आगे जो हमने कंटेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि सारी ही डिटेल्स उसमें मेंशन होती है रिलेटेड टू कैपिटल, अदर सोर्सेस ऑफ फंड, प्रमोटर की डिटेल थी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की थी, लोकेशन की थी, मशीनरी कौन सा यूज़ होगा, यूटिलिटीज़ कितनी यूज़ होगी, सारी इंफॉर्मेशन थी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर। तो डिटेल इंफॉर्मेशन थी वहाँ पे। यहाँ पे इट इज़ अ ब्रीफ रिपोर्ट which states whether or not it is worth undertaking project or not। मेन रिपोर्ट बन गया है, उसके बेस पे कुछ ब्रीफ समरी या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे किए जाएंगे फिजिबिलिटी रिपोर्ट में कि प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो ये डिटेल है, ये डिटेल नहीं है। नेक्स्ट इज साइज ऑफ प्रोजेक्ट। साइज ऑफ प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो सारे केसेस में बनेगा ही। प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अगर, या कुछ छोटे लेवल पे है, मीडियम लेवल पे है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट की हम बात करें तो सारे केसेस में फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अगर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, बहुत बड़ा ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, ज़्यादा रॉ मटेरियल्स, मशीनरी लग रहा है, तो वहाँ पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के चेक करना ज़रूरी है प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं है। तो साइज ऑफ प्रोजेक्ट, जनरली प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ मीडियम एज वेल एज लार्ज साइज प्रोजेक्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड
इन केस ऑफ लार्ज साइज प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग ह्यूज फंड, ज़्यादा पैसे जहाँ पे इन्वॉल्व हैं वहाँ पे ये रिपोर्ट काम लगेगा, बनाना ज़रूरी है। और यहाँ पे मीडियम एज वेल एज लार्ज साइज प्रोजेक्ट में ये बनेगा। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म हो गया इस चैप्टर का। अभी हम आगे बढ़ेंगे बिजनेस यूनिट प्रमोशन पार्ट 2। पार्ट 2 में उन्होंने कवर किया है टॉपिक्स रिलेटेड टू बिजनेस यूनिट प्रमोशन। ठीक है, अभी उसमें हम सबसे पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट एंड स्टेजेस ऑफ बिजनेस यूनिट प्रमोशन। बिजनेस यूनिट यानी बिजनेस जो चल रहा है, ठीक है, शुरू हुआ है, उसके बाद सेट हो गया है, चल रहा है। अभी कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है तो क्या बिजनेस यही सोचेगा कि हम जिस लेवल पे है उसी पे ही काम करते रहे? कभी भी नहीं। कोई भी बिजनेस हो, एक्सपांड होने की तो सोचेगा, आगे बढ़ने की सोचेगा। क्यों सोचेगा? अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो बिजनेस भी ग्रो करेगा, एंड साथ ही शेयर होल्डर्स का भी फ़ायदा होगा, बाकी लोगों का भी फ़ायदा होगा। तो बिजनेस यूनिट ने एक्सपांड होना, ग्रो होना बहुत ज़रूरी है, या फिर हम कहेंगे बिजनेस यूनिट का प्रमोशन होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस सेम लेवल पे ही नहीं चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम उसकी बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस यूनिट प्रमोशन। सबसे पहले उन लोगों ने कॉन्सेप्ट बताया है एंड उसके बाद स्टेजेस बताए हैं प्रमोशन के, कि बिजनेस यूनिट किस तरीके से प्रमोट हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो कॉन्सेप्ट की बात करें तो बिजनेस यूनिट प्रमोट refers to all those activities relating to setting up and promotion of business unit। बिजनेस यूनिट प्रमोशन को हम क्या से कह सकते हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ जो बिजनेस को प्रमोट करती है, आगे ले जाती है, राइट। या फिर सेटिंग अप यानी नया बिजनेस शुरू भी तो हो सकता है। किसी इंसान के माइंड में कोई आइडिया आया, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो कोई नया बिजनेस स्टार्ट भी कर सकता है, या तो कोई अलग ब्रांच भी ओपन कर सकता है, वो भी सेटिंग अप ऑफ बिजनेस हो गया। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें आती है अंडर बिजनेस यूनिट प्रमोशन। अभी हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ बिजनेस यूनिट प्रमोशन। कौन कौन से स्टेज होते हैं? सबसे पहला आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो बिजनेस प्रमोशन अगर करना है या फिर नया बिजनेस सेट करना है तो अपॉर्चुनिटी ढूंढना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ही प्रमोशन हो पाएगा। ठीक है, नाउ द एंटरप्रेन्योर मस्ट आइडेंटिफाई an opportunity to undertake a new venture. The business opportunity be generated through various techniques such as, अभी ये अपॉर्चुनिटी हम जनरेट कैसे करेंगे या आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो टेक्निक्स में सबसे फर्स्ट आता है मार्केट रिसर्च। ऑफ कोर्स सबसे पहला यही आएगा। रिसर्च करेंगे हम, ठीक है, कस्टमर को पूछेंगे, रिव्यूज़ लेंगे, अलग अलग तरीके से उनके फीडबैक्स लेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या क्या है मार्केट में। उसे हम कहेंगे मार्केट रिसर्च। टू फाइंड आउट नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर्स। पोटेंशियल कस्टमर्स यानी फ्यूचर के लिए जो हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं अगर हमने एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर प्रोडक्ट को सप्लाई कर दिया तो। ठीक है, तो टू फाइंड आउट नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द कस्टमर्स। सेकेंड हम कर सकते हैं डिस्कशंस विथ बिजनेस माइंडेड इंडिविजुअल्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड डीलर्स। जो लोग बिजनेस माइंडेड है, ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे, उससे हमें पता चलेगा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। दूसरा एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ बातें करेंगे तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ पता चलेगी। एंड तीसरा आता है डीलर्स। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली सेल नहीं होते कस्टमर को, डीलर्स के थ्रू जाते हैं। जैसे हम कहेंगे व्हीकल्स की हम बात करें तो डीलर के थ्रू वो सेल होते हैं। तो उस केस में डीलर को पता है
कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो हम डीलर के साथ बात करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। नेक्स्ट इज कंसल्टेशन। कंसल्टेशन विद बिजनेस कंसल्टेंट्स एंड एडवाइजर्स। जो जो लोग यही स्पेसिफिक सर्विस देते हैं बिजनेस कंसल्टिंग की या एडवाइज़र की, उनसे हम बात करेंगे। नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करेंगे with existing employees if the entrepreneur is already running a business unit। यहाँ पे नए बिजनेस की बात नहीं की है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसको प्रमोट करने के लिए बिजनेसमैन सोच रहा है, तो वो क्या करेगा, उसके एम्प्लॉय के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, यहाँ यानी कि वो उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उनसे जानकारी ले सकता है कि कस्टमर को क्या क्या प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो उस तरीके से भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं हम। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। ये कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे हम, ऊपर की कोई चीज़ नहीं करेंगे, खाली ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करेंगे? एट मार्केट प्लेस, कस्टमर्स एट रिटेल स्टोर्स। रिटेल स्टोर में जो कस्टमर्स आ रहे हैं, खाली हम उसे ऑब्जर्व करेंगे कि कस्टमर्स आए तो कौन से प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो उसमें उन लोगों को क्वालिटी कैसी चाहिए, क्या प्राइस के लिए वो बार्गेनिंग कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम खाली ऑब्जर्व करेंगे एंड उसके बेसिस पे हम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट इज एवेल्युएशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। एवेल्युएशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, अभी नया बिजनेस स्टार्ट करना है, चलो तो अलग अलग अपॉर्चुनिटी हमें मिली कि कोई पर्टिकुलर एरिया में होटल बिजनेस भी नहीं है तो हम वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई बड़ा ग्रॉसरी स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई और बिजनेस हम चालू कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई हम केक शॉप चालू कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग आइडियाज़ हमें मिले। अभी क्या करना है? एवेल्युएशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। ये जो हमें आइडियाज़ या अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उसे हम एवरी अपॉर्चुनिटी को एवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट कैसे करेंगे? सारी ही अपॉर्चुनिटी के हम कॉस्ट देखेंगे एंड सारी ही अपॉर्चुनिटीज़ के हम बेनिफिट्स देखेंगे। ठीक है, जिसमें बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है ऑफ कोर्स उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। नाउ एवरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी और आइडिया मस्ट बी प्रॉपरली इवेल्युएटेड। The business firm must conduct cost-benefit analysis of each and every idea. The cost can be measured in terms of resources required to implement the opportunity. Cost हम कैसे चेक करेंगे कि उस अपॉर्चुनिटी को फॉलो करने में क्या क्या खर्चा होगा, जैसे कि लैंड कितनी रिक्वायर्ड होगी, यानी कि हम रेंट कितना पे करेंगे, बाकी सारे खर्चे होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, वो सारी कॉस्ट हम कंसिडर करेंगे। मार्केटिंग कॉस्ट हो सकती है, ठीक है, एंड उसके सामने हम बेनिफिट्स देखेंगे कि द बेनिफिट्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स, प्रॉफिट्स, गुडविल एक्सेट्रा, कि उस अपॉर्चुनिटी फॉलो करने से हमारा सेल्स कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, एंड हमारे बिजनेस की गुडविल कितनी बढ़ जाएगी, मार्केट शेयर कितना बढ़ जाएगा, सारी चीज़ें हम consider करेंगे as a benefit. The firm must also find out whether or not the new business venture would be in line with the objectives of the organization. अभी हमारे बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ नई अपॉर्चुनिटी है वो मैच कर रही है या नहीं, वो भी हम चेक करेंगे। To evaluate the opportunity, business firm need to find answer of the following questions. सबसे पहला हम क्वेश्चन पूछेंगे खुद से, डू द यूजर्स नीड सच अ प्रोडक्ट। जो बिजनेस आइडिया हम लाना चाहते हैं जिस प्रोडक्ट के लिए, तो क्या कस्टमर को चाहिए वो प्रोडक्ट? कैन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप हैंडल द न्यू प्रोडक्ट। जो ऑलरेडी हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप है, क्या वो ही इस नए आइडिया को फॉलो कर पाएगा? ठीक है, उससे ही हम क्या नए प्रोडक्ट बना पाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट वुड बी द नेचर एंड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू मैनेज द न्यू प्रोडक्ट। नया प्रोडक्ट के लाने के लिए नेचर, कैसे रिसोर्सेज चाहिए होंगे एंड कितने चाहिए होंगे, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज वो देखना है। व्हेन इट वुड बी पॉसिबल
टू ब्रेक इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अभी न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो शुरू में हमने खर्चा किया है काफ़ी सारा प्रोडक्ट बनाने का, एडवर्टीज़मेंट का, काफ़ी सारे खर्चे किए हैं, ठीक है। तो क्या शुरुआत में तो वो सारे खर्चे कवर नहीं होंगे, इसलिए शुरुआत में हम लॉस करेंगे। तो भाई ये लॉस की जो सिचुएशन है वो कब एंड होगी, कब हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंच जाएंगे, दैट इज़ ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पे कब हम पहुंचेंगे वो सोचना है। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइडिया तो हमें आ गया नए प्रोडक्ट का या सर्विस का, कोई भी नई अपॉर्चुनिटी दिमाग में तो आ गई, लेकिन उसके लिए मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, क्या वो कॉम्पिटिटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैसे है, वो कैसे प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हैं, वो भी चेक करना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट। अगर कॉम्पिटिटर्स है तो नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन कैसा है। बहुत ज़्यादा हैवी कॉम्पिटिशन है हमारे लिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हम प्राइस ज़रा भी आगे पीछे नहीं कर सकते वैसा कंपटीशन है, या फिर हमारा कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट दे रहा है, बहुत सालों से उसका ब्रांड इमेज है, ठीक है, हम उसको नहीं हिला पाएंगे। तो क्या ऐसी सिचुएशन है, वो भी हमें चेक करना है। नेचर ऑफ कंपटीशन कैसा है, ये हो गया सेकेंड स्टेज। नेक्स्ट हम आगे बढ़ने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। चलिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देख लिया, अभी उसमें से हमें सिलेक्ट करना है। द बिजनेस फर्म नीड्स टू सिलेक्ट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। एट टाइम्स द एंटरप्रेन्योर मे रिजेक्ट ऑल आइडियाज एज दे मे नॉट बी कमर्शियली फिजिबल। Before selecting the opportunity, entrepreneur need to go for a detailed analysis of shortlisted opportunity. Before selection सारे ही अपॉर्चुनिटी को evaluate करना बहुत ज़रूरी है। Selection of best idea is not an easy task. It may take a few days or months or even a couple of years. बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर हम ढूंढ रहे हैं, जैसे हम कहें हम तो सुपरमार्केट ओपन करने का सोच रहे हैं, तो वो डिसीजन बहुत अर्जेंट में फटाफट में नहीं लिया जा सकता, एक दो दिन में नहीं होगा, कुछ महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं। नाउ द एंटरप्रेन्योर मे कंसल्ट एक्सपर्ट और कंसल्टेंट्स इन फाइनलाइजिंग द बेस्ट आइडिया। एंटरप्रेन्योर हेल्प ले सकता है कंसल्टेंट की। द बेस्ट आइडिया वुड बी द वन दैट वुड प्रोवाइड मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स। देखिए मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। रिटर्न कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम, एंड मिनिमम कॉस्ट, नॉट ओनली इन शॉर्ट रन बट ऑल्सो फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा ऑप्शन हमें या अपॉर्चुनिटी हमें सिलेक्ट करनी है जहाँ पे इनकम ज़्यादा है एंड सामने मिनिमम कॉस्ट में हमारा काम हो सकता है। चलिए अभी ये बात हो गई सिलेक्शन की, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अभी नेक्स्ट आएगा डिसीजन ऑन लोकेशन। अपॉर्चुनिटीज हमने फाइनल कर ली कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, ठीक है। जैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस चालू करना है, हमने ऐसा सोच लिया। अभी उसके लिए हम लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, डिसीजन ऑन लोकेशन। तो लोकेशन सिलेक्ट करते टाइम हम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे। तो एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू टेक इज इन रिस्पेक्ट ऑफ लोकेटिंग द बिजनेस एंटरप्राइज। दैट शुड बी प्रॉपर लोकेशन ऑफ बिजनेस यूनिट, नॉट ओनली फॉर प्रोडक्शन पर्पज बट ऑल्सो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। हमें खाली प्रोडक्शन के बारे में नहीं सोचना है। प्रोडक्शन के बारे में हम क्या सोचेंगे कि हमें गुड्स बनाना है तो हम ऐसे प्लेस लेंगे जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली आ सके, लेबर्स इजीली मिल सके, हम ऐसा सोचते हैं, ठीक है। लेकिन हमें प्रोडक्शन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी सोचना है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर तक इजीली प्रोडक्ट पहुँचा सके। तो प्लेस या लोकेशन वैसा भी हमें सूटेबल होना चाहिए ना। सर्टेन फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर लोकेटिंग द प्लांट और यूनिट। अभी उसमें कौन कौन से पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे लोकेशन सिलेक्शन के टाइम।
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द लोकेलिटी और स्टेट, लेबर रिलेशन इन स्टेट और एरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कैसी है, ट्रांसपोर्ट कैसा है, रोड डेवलपमेंट कैसा है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इंसेंटिव्स फ्रॉम गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट अगर बैकवर्ड एरियाज़ में हम बिज़नेस स्टार्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ इंसेंटिव्स देती है, तो क्या वो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट, प्रॉक्सिमिटी टू द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कितना इजीली अवेलेबल हो पाता है, पास में है रॉ मटेरियल का सोर्स या दूर है। नेक्स्ट, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, जहाँ पे हमें कस्टमर को गुड सेल करने हैं तो वो एरिया कितना दूर है। स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी, वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी कैसी है, स्किल्ड वर्कफोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हेल्थ सेंटर, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। अभी ये चीज़ें क्यों देखनी है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हम हमारे बिज़नेस में एम्प्लॉयज़ रख रहे हैं तो अभी वो एम्प्लॉयज़ उनके फैमिली के बारे में भी तो सोचेंगे, तो ये सारी फैसिलिटीज़ उनके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हम देखेंगे एट द टाइम ऑफ डिसीजन ऑन लोकेशन। नाउ नेक्स्ट इज डेवलप अ बिजनेस प्लान। अब उसके बाद लोकेशन डिसाइड कर लिया है, अपॉर्चुनिटी फाइनल कर ली है, अभी हमें बिजनेस प्लान बनाना है। द बिजनेस प्लान डिस्क्राइब्स द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ बिजनेस। ऑफकोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है हमें पता है, फ्यूचर में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है उसे हम इन एडवांस अभी डिसाइड करेंगे, उसे हम कहेंगे प्लानिंग। यहाँ पे बिजनेस प्लान करना है। द बिजनेस फर्म मस्ट प्रिपेयर अ साउंड बिजनेस प्लान टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी और आइडिया। जो भी अभी अपॉर्चुनिटी हमने फाइनलाइज कर ली है उस अपॉर्चुनिटी का हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सके वैसा प्लान हमें बनाना है। अ गुड बिजनेस प्लान इज इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, ऑब्टेनिंग दैम एंड इफेक्टिवली मैनेजिंग द बिजनेस वेंचर। अभी इस अपॉर्चुनिटी को जो हमने कहा बहुत अच्छे से हमें यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे उस अपॉर्चुनिटी को, जो हमें अपॉर्चुनिटी लग रही है। फॉर एग्जांपल हमें ऐसे लग रहा है कि हम मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं, 10 to 20% जा सकते हैं, तो वो मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए सामने हम रिसोर्सेज कितना लाएंगे, उसको कितना अच्छे से यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर हम परफेक्टली प्लान कर लेते हैं और एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से यूज़ किया। Now business plan is written document that describes all the relevant internal and external elements involved in starting a new business unit. ये सारी चीज़ें हमने देखी थी इसी चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में कि बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट कंसीडर करना है, एक्सटर्नल करना है, स्वॉट एनालिसिस करना है एंड उसके बाद हम सारी चीज़ें कर सकते हैं प्लानिंग। Now it integrates all the functional plans such as marketing, finance, production and personnel. ये सारे एरियाज भी कवर होंगे यहाँ पे। Now the business plan acts as a road map to the business firm. It tries to provide an answer to the following 3 important question. प्लानिंग करते टाइम हम कौन सी 3 चीज़ें सोचेंगे, तो उसमें सबसे फर्स्ट आता है What is the present position of the firm? प्रेजेंट हम कहाँ पे है, ठीक है, करंटली हम कहाँ पे, मार्केट शेयर हमारा करंटली क्या है, सेल्स हमारा करंटली क्या है, प्रॉफिट क्या है, करंट स्टेज हम देखेंगे, या फिर अभी फ़िलहाल में हम कितने प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, कितनी टाइप के, वो हम देखेंगे। अभी नेक्स्ट इज़ व्हाट शुड बी फ्यूचर पोजीशन ऑफ द फर्म। फ्यूचर में हमें कहाँ जाना है, क्या हमें मार्केट शेयर बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 10 to 20 जाना है तो 20% तक जाना है, ठीक है, नया प्रोडक्ट सेल करना है या फिर सेल्स बढ़ाना है या प्रॉफिट बढ़ाना है, फ्यूचर में हम कहाँ जाना चाहते हैं। व्हाट शुड बी डन टू अटेन द फ्यूचर पोजीशन, अभी क्या करना है फ्यूचर में पहुँचने के लिए, मार्केट शेयर बढ़ाना है तो क्या करेंगे, सेल्स बढ़ाना है तो क्या करेंगे, नया प्रोडक्ट लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम वो एक्टिविटीज़ को सोचेंगे।
Now the business plan is required not only by the business firm but also by potential investors, banks and other concerned stakeholders. ठीक है, ये सारे ही लोगों के लिए प्लानिंग इम्पॉर्टेंट होता है. चलिए, ये हो गया फिफ्थ स्टेज. नेक्स्ट इज डिटरमाइन रिसोर्सेस रिक्वायर्ड. प्लानिंग कर लिया हमने, अभी उस प्लान को फॉलो करने के लिए रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए होंगे वो हम सोचेंगे. बहुत अलग अलग तरह के रिसोर्सेज चाहिए होंगे. जैसे हम कहेंगे लैंड रिक्वायर्ड है, मटेरियल इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, फाइनेंस चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए, सारे रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट होगी. Now the business firm should determine the sources of the resources. For instance, in case of financial resources, the entrepreneur must find out sources of finance, both working capital and for fixed capital. The financial resources must be required at lowest possible cost. जब भी हम resources ला रहे हैं, उसके sources को हम देख रहे हैं, determine कर रहे हैं, plan कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि वो रिसोर्स हमें कम से कम मिनिमम कॉस्ट में मिल जाए या अवेलेबल हो जाए. इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, बिजनेस फर्म शुड कंसीडर कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल पर्सन. एम्प्लॉयज़ के बारे में हम क्या सोचेंगे कि कैसे एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हो हमारे पास, कैपेबल हो, स्किल्ड हो, एक्सपीरियंस हो. The potential employees should not only have the right knowledge and skills but also positive attitude towards the work and the organization. ठीक है, एम्प्लॉयज़ हमें बहुत कॉम्पिटेंट स्किलफुल ढूंढने होंगे. नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. यहाँ पे हमने डिटरमाइन कर लिया, एक बार सोच लिया कि कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, अभी उनको लाना है, अरेंजमेंट करना है. The management needs to make proper arrangement of required resources to undertake the various activities in order to achieve the targets and objectives. There must be proper arrangement of various types of resources. ये कौन कौन से होंगे? फिजिकल, कैपिटल एंड मैन पावर, ये तीन होंगे. ठीक है, फिजिकल में निगोसिएशन विद द सप्लायर ऑफ मशीनरी एक्सेट्रा. यहाँ पे ये चीज़ें हम देखेंगे. कैपिटल की बात करें तो ऑब्टेनिंग द फंड फ्रॉम द राइट सोर्सेस. डेब्ट और इक्विटी, पैसे कैसे लाने हैं हमें, क्या हम शेयर्स इश्यू करेंगे या सिक्योरिटीज़ इश्यू करेंगे या लोन लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ सोचेंगे. मैन पावर, प्रॉपर सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, मोटिवेशन एंड कंपेंसेशन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. मैन पावर यानी कि जब हम एम्प्लॉयज़ रिक्रूट कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, तब देखेंगे. नेक्स्ट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. रिसोर्स हमने डिटरमाइन किए, उसके बाद हमने अरेंज किए, कहाँ से आ जाएंगे, अभी एलोकेट करने हैं. एलोकेशन करेंगे, जिस डिपार्टमेंट को जितने रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है देंगे या एम्प्लॉयज़ को देंगे. ठीक है, एलोकेट करना है. There is a need to allocate the resources to various activities. The allocation of resources depends on certain factors such as availability of resources. Resources available कितने हुए वो देखना है. जितने सोचे थे क्या उतने मिल गए, कम है तो अवेलेबिलिटी देखेंगे. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटीज़. बहुत अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज़ होंगी बिजनेस में, तो इम्पॉर्टेंस देखा जाएगा, कौन सी प्रायोरिटी है, कौन सी नहीं है. तो वाइटल एक्टिविटीज़ नीड टू बी एलोकेटेड मोर रिसोर्सेस. इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को ज़्यादा रिसोर्स एलोकेट करने हैं. नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट फिलोसॉफी. अब रिसोर्सेज के बारे में मैनेजमेंट की थिंकिंग क्या है वो देखना है. मैनेजमेंट मे एलोकेट मोर फंड्स टूवर्ड्स R&D, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, CSR एक्सेट्रा. अगर मैनेजमेंट मॉडर्न थिंकिंग रखता है, प्रोफेशनल थिंकिंग रखता है, तो मैनेजमेंट R&D में भी पैसे दे सकता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी देगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR में भी वो पैसे एलोकेट करेगा. ठीक है ना. अभी ये बात हो गई रिसोर्सेज की, एलोकेट भी हमने कर दिए, प्लान बनाया, रिसोर्स लाए, एलोकेशन भी कर दिया. नाउ नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन. अभी प्लान को इम्प्लीमेंट करना है. आफ्टर एलोकेटिंग resources to various activities,
द मैनेजमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी और बिजनेस प्लान. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस प्लान इन्वॉल्व्स. अभी इम्प्लीमेंटेशन करना है प्लान का, तो इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? सुपीरियर या मैनेजर करवाएगा उसके सबॉर्डिनेट या एम्प्लॉयज़ से. तो उसके लिए वो क्या करेगा? उसके एम्प्लॉयज़ या सबॉर्डिनेट को गाइड करेगा या डायरेक्ट करेगा, एंड अच्छे से काम करवाने के लिए मोटिवेट करेगा. ये दोनों चीज़ें आएगी इम्प्लीमेंटेशन में. तो डायरेक्टिंग एंड गाइडिंग द एम्प्लॉयज़ एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म इफेक्टिवली. मोटिवेट किया जाएगा बाय गिविंग मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स. चलिए, इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया. अभी नेक्स्ट हमें करना है पीरियोडिक रिव्यू. प्लान हम फॉलो कर रहे हैं, प्लान लंबे टाइम का है, ठीक है. एक साल के लिए मान लो हमने प्लान बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि साल ख़त्म होने के बाद ही हम चेक करेंगे या रिव्यू करेंगे, ऐसा नहीं होगा. पीरियोडिक रिव्यू, रेगुलर इंटरवल पे हम रिव्यू लेते रहेंगे कि प्लानिंग बराबर से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. देयर मस्ट बी पीरियोडिक रिव्यू टू मॉनिटर द न्यू बिजनेस वेंचर. ठीक है. नाउ पीरियोडिक रिपोर्ट्स मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट. चेक करना है, पीरियोडिक रिव्यू करना है, तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा चेक करने के लिए परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है. तो इसके लिए अलग अलग रिपोर्ट्स बनाए जाएंगे, एम्प्लॉयज़ बना के देंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट पीरियोडिक रिव्यू किया जाएगा. द एक्चुअल परफॉर्मेंस मस्ट बी कंपेयर्ड अगेंस्ट प्लान्ड टारगेट्स टू फाइंड आउट प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट. एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करना है विद द प्लानिंग. इफ़ देर आर एनी डेविएशन, अगर डेविएशन है यानी डिफरेंस है, नेगेटिव डिफरेंस है, एज पर प्लानिंग काम नहीं हो रहा है, इफ़ देर आर एनी डिविएशंस, द कॉजेज ऑफ द सेम मस्ट बी आइडेंटिफाइड. कॉजेज ढूंढने हैं, क्यों डिफरेंस आया उसके रीज़न ढूंढने हैं. एंड एडिक्वेट मेजर्स मस्ट बी अंडरटेकन टू करेक्ट द डेविएशंस. डिफरेंस आया, इस पर प्लानिंग काम नहीं हो रहा है, तो रीजंस क्या क्या है? क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, एम्प्लॉयज़ अवेलेबल नहीं थे, मशीनरी नहीं था, या कुछ और प्रॉब्लम थी. ठीक है, रीज़न ढूंढने हैं एंड उसके करेक्टिव मेजर्स लेने हैं ताकि उस डेविएशन को हटाया जा सके. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखे स्टेजेस ऑफ बिजनेस यूनिट प्रमोशन. कौन कौन से स्टेजेस फॉलो करने हैं बिजनेस यूनिट ने प्रमोशन के लिए. चलिए, इसी के साथ ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लोकेशन. बिजनेसेस लोकेशन डिटरमाइन करना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो स्टूडेंट्स तो लाइक ज़रूर से कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू एवरीवन.